नमस्कार दोस्तों, हमारे साहित्य निर्माता श्रृंखला में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज के सत्र में, पिछले सत्र में हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की थी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं उन पर हमने बात की थी। दोस्तों, आज इस दूसरे सत्र में हम महावीर प्रसाद द्विवेदी पर बात करने वाले हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य जगत में वह शख्सियत हैं जिन्होंने खड़ी बोली को परिष्कृत और परिमार्जित करने में, उसे व्याकरण सम्मत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस आधुनिक साहित्य की नींव रखी, उसको सुदृढ़ आधार प्रदान कर उस पर इमारत बनाना प्रारंभ अगर किसी ने किया तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। दो बातें आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में याद रखनी है। पहली बात यह कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भले ही खड़ी बोली गद्य का प्रवर्तन किया हो, शुक्ल जी ने भले ही उन्हें खड़ी बोली गद्य के प्रवर्तक माना हो, लेकिन काव्य में उन्होंने ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया। क्रियाएं भले ही कहीं कहीं खड़ी बोली की प्रयुक्त हो गई हों, लेकिन भाषा मूलतः प्रधानतः उनकी कौन सी रही? ब्रजभाषा रही। यानी काव्य के क्षेत्र में वे ब्रजभाषा का प्रयोग करते रहे और निबंधों और गद्य की कृतियों में उन्होंने खड़ी बोली को प्राथमिकता दी। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस परंपरा को जो उन्होंने स्थापित की थी, किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली गद्य के क्षेत्र में उसे और आगे बढ़ाया, उसे और मजबूत आधार प्रदान करते हुए एक नई दिशा दी। क्या दिशा थी वो दिशा थी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने न केवल गद्य साहित्य में बल्कि काव्य साहित्य में भी, काव्य कृतियों में भी खड़ी बोली गद्य के प्रयोग, खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग पर बल दिया। यानी उन्होंने कहा कि जो भी रचनाएं, चाहे वो कविता में हो, काव्यमय हो कृतियां हो या गद्यमय कृतियां हो, किसी भी विधा की हो, लेकिन उनकी भाषा खड़ी बोली ही होनी चाहिए। और इस कार्य को उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती से अंजाम भी दिया। एक और महत्वपूर्ण बात कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने केवल साहित्य को दिशा नहीं दी, बल्कि उसे समृद्ध भी बनाया, उसे व्यापक और विविधात्मक भी बनाया। जिन जिन विधाओं की कमी थी हिंदी साहित्य में, उन सब का प्रवर्तन करने का प्रयास किया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। दूसरी बात, जो खड़ी बोली प्रारंभ तो हो गई थी, लेकिन व्याकरण के नियमों में बंधी हुई नहीं थी, उसे व्याकरण सम्मत बनाने का महत्वपूर्ण कार्य भी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। तो चलिए ऐसी महान शख्सियत, ऐसे हमारे महान साहित्य निर्माता के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को समझते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय दोस्तों। खड़ी बोली को, जैसा मैंने आपको बताया, व्याकरण सम्मत एवं परिष्कृत बनाकर साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने वाले साहित्यकार हैं। ये बिंदु किसी भी स्थिति में हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को भूलना नहीं चाहिए। अब जीवन परिचय की बात करते हैं। उनका जन्म की बात करें तो 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में स्थित रायबरेली एक जिला है, उसके दौलतपुर गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम राम सहाय द्विवेदी था। उनका निधन 21 दिसंबर 1938 को हुआ, रायबरेली उत्तर प्रदेश में ही। और प्रारंभिक शिक्षा के लिए वे गांव के स्कूल में ही गए, यानी दौलतपुर गांव में ही स्थानीय स्तर पर उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। जब वे 13 वर्ष के हुए तो उनकी इच्छा हुई कि अंग्रेजी पढ़ी जाए और अंग्रेजी पढ़ने के लिए वो रायबरेली के जिला स्कूल में उन्होंने प्रवेश लिया। और वहां पर एक प्रमुख विषय के साथ एक वैकल्पिक विषय भी लेना होता था अध्ययन के लिए, और वे संस्कृत लेना चाहते थे, लेकिन संस्कृत वहां विषय था ही नहीं, इसलिए उन्होंने फारसी विषय वैकल्पिक विषय के रूप में लिया और अंग्रेजी विषय का अध्ययन किया। यहीं से शुरू होती है वो दृष्टि, वो नींव जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की महान शख्सियत के रूप में बाद में हमारे सामने आई। यानी अंग्रेजी वो क्यों पढ़ना चाहते थे? क्योंकि उनका उद्देश्य था साहित्य को, हिंदी साहित्य को एक नई दिशा देना। और जब तक वे अंग्रेजी साहित्य की विभिन्न विधाओं से, उनकी विशिष्टताओं से परिचित नहीं होते, तब तक वे हिंदी साहित्य को एक नया आकार नहीं दे सकते थे। आगे चलते हैं।
कुछ समय उन्नाव जिले के रंजीतपुरवा स्कूल में भी गए, उसके बाद फतेहपुर भी पढ़ने के लिए गए, लेकिन अंततः वे पिता के पास, उनके पिता बंबई में थे, उनके पास बंबई चले गए। यहीं पर इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं का विधिवत ज्ञान प्राप्त किया और उनका अभ्यास किया। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो आप आश्चर्यचकित हो लेंगे दोस्तों, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने नौकरी, वे एक साहित्यिक प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, लेकिन जीविकोपार्जन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे जीवन का। इसके लिए उन्होंने रेलवे में नौकरी की और कुछ समय पहले नागपुर में रेलवे में और अजमेर में कार्य करने के बाद वे वापस बंबई अपने पिता के पास लौट आए। बंबई में उन्होंने क्या सीखा, तार किस प्रकार भेजे जाते हैं। उस समय सबसे तीव्रगामी जो संचार का माध्यम था वो था तार, यानी टेलीग्राम। तो उस तार को भेजने का तरीका उन्होंने सीखा और रेलवे में वे सिग्नल मैन बन गए। रेलवे में अलग अलग पदों पर कार्य करने के बाद वे झांसी में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस में चीफ क्लर्क यानी प्रमुख बाबू के रूप में वे नियुक्त हुए। कौन से में? डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट का जो ऑफिस था उसमें चीफ क्लर्क के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। उच्चाधिकारी से लेकिन उनका तालमेल नहीं बैठा और यही कारण है कि वे 5 वर्ष कार्य करने के पश्चात वे इस कार्य से अलग हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सरकारी नौकरी के दौरान भी, जब वे सरकारी नौकरी में थे उस दौरान भी उन्होंने बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथों के अनुवाद किए और आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किए। यानी यहीं से ये बात स्पष्ट हो गई कि भले ही वे रेलवे में नौकरी कर रहे हों, भले ही वे डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिस में नौकरी कर रहे हों, लेकिन उनकी दृष्टि निरंतर साहित्यिक गतिविधियों पर टिकी हुई थी। और यही कारण है कि उन्होंने संस्कृत के जो श्रेष्ठ ग्रंथ थे उनके श्रेष्ठ अनुवाद प्रस्तुत किए, ताकि जो साहित्यकार संस्कृत नहीं अच्छी तरह से समझ पाते वे संस्कृत के साहित्यिक स्वरूप से परिचित हो सके और उसके बाद उसी में किंचित परिवर्तन करके उस समय के अनुसार साहित्य की दिशाएं निर्धारित कर सकें। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे आलोचनात्मक लेख लिखे, जो आलोचनात्मक लेख भाषा आदि से संबंधित तो थे ही और साथ ही साथ समसामयिक परिस्थितियों से भी संबंधित थे। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े और 1920 तक निरंतर वे इसी पत्रिका से जुड़कर साहित्य सेवा करते रहे। अब बात आती है उनकी कृति परिचय की। उन्होंने मौलिक कृतियां भी लिखी और अनुदित कृतियां भी लिखी और लगभग 80-81 कृतियों का सृजन उन्होंने किया। गद्य साहित्य में उनकी 14 तो अनुदित हैं यानी अनुवाद की हुई हैं विभिन्न भाषाओं से कृतियां, और 50 उनकी मौलिक कृतियां हैं। कविता में उनकी विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 8 काव्य कृतियों के अनुवाद किए और 9 मौलिक काव्य कृतियां लिखी, सृजन उनका किया। लेकिन क्योंकि कविता में उनकी विशेष रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अपनी काव्य कृतियों को तुकबंदी कह करके पुकारा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य कृतियों को किसने तुकबंदी कहकर पुकारा है। यदि ये प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है कि स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही अपनी काव्य कृतियों को तुकबंदी कहा है। अब सबसे पहले कृति परिचय, उसमें अनुदित काव्य कृतियां कौन सी हैं? विनय विनोद उनकी अनुदित काव्य कृति है। 1889 में भर्तृहरि संस्कृत के एक कवि हुए, उनका वैराग्य शतक, उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। विहार वाटिका 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुई। गीत गोविंद जयदेव की जो प्रसिद्ध रचना है उसका भावानुवाद किया। अब 3 स्तर पर उन्होंने अनुवाद कार्य किए, उसे भी आप समझ लेंगे। एक तो अनुवाद होता है साधारण, यानी शब्द से शब्द का अनुवाद, कि भाषा में जो शब्द प्रयुक्त हुआ उसका वैसा का वैसा अनुवाद प्रस्तुत कर देना। एक होता है भावानुवाद, यानी कवि शब्दशः अनुवाद नहीं करता, उसके भाव को पकड़ता है और उस भाव का लक्ष्य, उस कृति को लिखने का लक्ष्य क्या है कवि का, उसको ध्यान में रखते हुए उसके अंदर उस कृति में प्रस्तुत किए गए भावों का अनुवाद करता है, यानी उसको अपनी भाषा में प्रस्तुत करता है। यह होता है भावानुवाद। एक और अनुवाद होता है छायानुवाद। उसमें कवि कृति को पढ़ता है जिस भी भाषा की है और उससे उसके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा है उससे निर्देशित होते हुए, उससे संचालित होते हुए वह
उसका अनुवाद यानी उसके भावों का सारांश प्रस्तुत करता है। यानी यहां वो कृतिकार की ओर ध्यान नहीं देता बल्कि अपने मस्तिष्क पर उस कृति के पढ़े हुए प्रभाव पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तो इन तीनों तरह के अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किए। अब इनकी अगली कृति है स्नेहमाला, 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुई और भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं। उनमें से पहले वैराग्य शतक, फिर श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद किया। ध्यान रखेंगे, दोहों में अनुवाद करने का मतलब है कि संस्कृत में जिस भी छंद में वो लिखे गए थे उनको दोहा छंद में पद्यबद्ध कर उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में प्रस्तुत किया। श्री महिम्न स्तोत्र 1891 में प्रकाशित कृति है और संस्कृत की एक कृति है महिम्न स्तोत्र, उसका संस्कृत वृत्तों में अनुवाद है। ध्यान देंगे, संस्कृत वृत्त का मतलब है छंद। संस्कृत में जो छंद होते हैं उसी में उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। गंगा लहरी 1891 ईस्वी में प्रकाशित कृति है। पंडित राज जगन्नाथ की जो रचना है गंगा लहरी, उसका सवैया छंद में उन्होंने अनुवाद किया। ऋतु तरंगिणी 1891 ईस्वी में प्रकाशित कालिदास के ऋतु संहार का छायानुवाद है। यानी शब्दशय अनुवाद नहीं है, भावनाओं का भी अनुवाद नहीं है, बल्कि कवि के अपने मन पर ऋतु संहार पढ़ने से जो प्रभाव पड़ा उस प्रभाव से प्रेरित होकर उन्होंने ये अनुवाद प्रस्तुत किया है। सुहागरात अंग्रेजी में बायरन के एक ब्राइडल नाइट नामक रचना है, उसका छायानुवाद है और यह कृति उनकी प्रकाशित नहीं हुई, ये ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछा जाए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित में से कौन सी कृति अप्रकाशित है, तो यदि उसमें सुहागरात का नाम है तो आपको इसको चिन्हित करना है। कुमार संभव सार 1902 में प्रकाशित कृति है। कालिदास का जो कुमार संभव महाकाव्य है उसके पहले 5 सर्गों का यहां पे सारांश प्रस्तुत किया गया। अब बात आती है मौलिक काव्य कृतियों की। मौलिक काव्य कृतियों में महावीर प्रसाद द्विवेदी की सबसे पहले नाम आता है देवी स्तुति शतक, जो 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कान्य कुब्जावली वृतम दूसरी कृति है, 1898 ईस्वी में प्रकाशित हुई। समाचार पत्र संपादक स्तवः 1898 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नागरी 1900 में प्रकाशित हुई। काव्य मंजूषा 1903 में प्रकाशित। कान्यकुब्ज अबला विलाप 1907 में प्रकाशित कृति है। कविता कलाप 1909 में प्रकाशित है। सुमन 1923 में और द्विवेदी काव्यमाला का प्रकाशन हुआ 1940 में। यानी उनका निधन 1938 में हो चुका था। उनके निधन के बाद द्विवेदी काव्यमाला प्रकाशित हुई। अब बात आती है अनुदित गद्य कृतियों की। भामिनी विलास उनकी एक गद्य कृति है, 1891 ईस्वी में प्रकाशित। पंडित राज जगन्नाथ के भामिनी विलास का यह अनुवाद है। अमृत लहरी 1896 ईस्वी में प्रकाशित हुई और यह भी पंडित राज जगन्नाथ के यमुना स्तोत्र का भावानुवाद है। बेकन विचार रत्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन का। ये दोस्तों, बेकन एक अंग्रेजी निबंधकार हुए हैं और उन्हें अंग्रेजी साहित्य में निबंध विधा का प्रवर्तक माना जाता है। अब आपके मन में निश्चित रूप से यह प्रश्न उठेगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद कर लिया, बंगला के ग्रंथों के भी उन्होंने अनुवाद किए, तो अब ऐसी क्या आवश्यकता थी कि उन्होंने अंग्रेजी के निबंध यानी बेकन के निबंध, जो कि अंग्रेजी साहित्य में निबंधों के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनके अनुवाद प्रस्तुत किए। दोस्तों, इसका एक प्रमुख कारण यह था कि वे चाहते थे कि खड़ी बोली में जो भी निबंध लिखे जाएं वे उच्च कोटि के निबंध हों, और क्योंकि बेकन के निबंध आदर्श निबंध थे, बहुत उच्च कोटि के निबंध थे और वे निबंध विधा के प्रवर्तक भी थे, ऐसी स्थिति में उन्होंने इनके अनुवाद खड़ी बोली के निबंधकारों के मार्गदर्शन के लिए, उनके पथ प्रदर्शन के लिए किया। तो ये कार्य उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। 1901 में ये बेकन विचार रत्नावली उनकी प्रकाशित हुई। इसमें बेकन के प्रसिद्ध निबंधों का अनुवाद उन्होंने प्रस्तुत किया। शिक्षा एक और कृति है, 1906 में प्रकाशित हुई। हर्बर्ट स्पेंसर एक दार्शनिक हैं, उन्होंने एजुकेशन नाम से शिक्षा पर ग्रंथ लिखा था, उसका उन्होंने यहां अनुवाद प्रस्तुत किया। स्वाधीनता 1907 ईस्वी में प्रकाशित कृति है। जॉन स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी का हिंदी अनुवाद है। यानी आप देखिए कि वो केवल साहित्य से ही जुड़े नहीं रहे, क्योंकि समसामयिक जो उस समय की जो भी परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में केवल साहित्यिक विकास
की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि यह भी आवश्यक था कि विविध जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो मुद्दे हैं उन पर भी विचार किया जाए और उन्हें भी साहित्य में महत्व दिया जाए, ताकि जन जागरण हो और लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, अपने आप को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए जागरूक हों। क्योंकि उस समय के समाज में दोस्तों या तो भाषण माध्यम था सच्चे विकास का, विचारों के प्रवाह को विकसित करने का, या फिर साहित्य, पत्र पत्रिकाएं आदि उसका माध्यम थी। और इन दोनों का माध्यमों को अपनाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। जल चिकित्सा उनकी एक और कृति है, 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये जर्मन लेखक लुई कोने की, यानी चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ भी है, स्वाधीनता का अर्थ क्या है उससे संबंधित स्टुअर्ट मिल के ग्रंथ का भी अनुवाद वो प्रस्तुत करते हैं, ताकि अपने देश के लोगों को स्वाधीनता के मायने समझा सकें। शिक्षा पर भी बात करते हैं कि एक अच्छी शिक्षा नीति किस प्रकार निर्धारित हो, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन सी आधारभूत चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार वो समाज के साहित्य के माध्यम से समाज के सर्वांगीण विकास का एक स्वप्न करके अपने सामने चलते हैं। हिंदी महाभारत 1900, अब क्या जरूरी था इसके साथ साथ क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी व्यक्तिगत तौर पर, और यही कारण है कि उनके प्रभाव से पूरा द्विवेदी युग नैतिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति का समर्थक रहा, और उन्होंने अनुभव किया कि जिस तरह से हमारे सांस्कृतिक मूल्य निरंतर पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है उसको हमारे पौराणिक ग्रंथों के विषय में, हमारे धार्मिक ग्रंथों के विषय में पता होना चाहिए, ताकि सांस्कृतिक पतन की इस प्रक्रिया को रोका जा सके। तो इसलिए उन्होंने महाभारत, जो कि संस्कृत में था, उसको हिंदी में अनुवाद किया। उसका 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और महाभारत की पूरी कथा का इन्होंने हिंदी रूपांतर किया। रघुवंश जो कालिदास का महाकाव्य है उसका भाषानुवाद किया, 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। वेणी संहार जो भट्ट नारायण संस्कृत के कवि हुए हैं उन्होंने उनके नाटक का अनुवाद किया और 1913 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ। कुमार संभव 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और कालिदास के कुमार संभव का यह अनुवाद है, 1915 में इसका प्रकाशन हुआ। मेघदूत 1917 ईस्वी में उनका अनुवाद ये प्रकाशित हुआ, मेघदूत पर, कालिदास के मेघदूत का ये अनुवाद है। आप देख रहे हैं कि जितनी भी महत्वपूर्ण संस्कृत की कृतियां हैं उन सबके अनुवाद उन्होंने प्रस्तुत किए, ताकि उस समय के खड़ी बोली हिंदी के साहित्यकारों को, कवियों को, गद्यकारों को एक नई दिशा मिल सके, मार्गदर्शन मिल सके। किरातार्जुनीय 1917 में भारवी के किरातार्जुनीयम का अनुवाद है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य है दोस्तों। प्राचीन पंडित और कवि इससे नाम से उन्होंने एक रचना लिखी, 1918 में प्रकाशित हुई। अन्य भाषाओं के लेखों के आधार पर प्राचीन कवियों और पंडितों का उन्होंने इसमें परिचय प्रस्तुत किया। आख्यायिका सप्तक, आख्यायिका कहानी के लिए प्रारंभ में प्रयुक्त होने वाला शब्द था, तो कहानी के लिए आख्यायिका सप्तक उन्होंने प्रकाशित किया। 1927 में इसका प्रकाशन हुआ और अन्य भाषाओं की चुनी हुई 7 श्रेष्ठ जो कहानियां थी उनकी दृष्टि में उनका छायानुवाद उन्होंने आख्यायिका सप्तक में प्रकाशित किया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भी यह था कि विभिन्न भाषाओं में जो उत्कृष्ट कहानियां लिखी गई हैं उन कहानियों का यदि छायानुवाद प्रस्तुत किया जाएगा तो हिंदी में कहानीकारों को एक अच्छा पथ प्रदर्शन मिलेगा। अब मौलिक गद्य कृतियों की बात आती है। तरुणोपदेश इनकी अप्रकाशित कृति है। एक तो सोहागरात उनकी अप्रकाशित कृति थी और एक तरुणोपदेश उनकी अप्रकाशित कृति है। इन 2 कृतियों को भूलेंगे नहीं। हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी कालिदास की समालोचना 1901 में प्रकाशित। संपत्ति शास्त्र इस नाम से उनका लेख भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, 1907 में प्रकाशित। विक्रमांक देव चरित चर्चा 1907 में प्रकाशित। कालिदास की निरंकुशता 1912 में प्रकाशित। वनिता विलाप 1918 में प्रकाशित कृति है। ये सभी उनकी मौलिक कृतियां हैं। रसज्ञ रंजन 1920 में प्रकाशित हुई। सुकवि संकीर्तन 1924 में प्रकाशित। अद्भुत आलाप 1924 में। वैचित्र चित्रण 1926 में। विज्ञ विनोद 1926 में। विदेशी विद्वान 1928 में। आलोचनांजलि 1928 में और कोविद कीर्तन 1928 में। यानी आप देखेंगे कि किसी एक विषय से
लगकर नहीं रहे, जुड़कर नहीं रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी, बल्कि उन्होंने विविध विषयों को अपने मौलिक लेखन का आधार बनाया और इसी प्रकार विभिन्न भाषाओं की विभिन्न विषयों से संबंधित कृतियों के अनुवाद भी प्रस्तुत किए। और इसका एक ही कारण था जो आपको भूलना नहीं है दोस्तों, कि वे अपने इस साहित्य कर्म के, साहित्य सृजन के माध्यम से जो खड़ी बोली के साहित्यकार थे, उनका प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ मार्गदर्शन करना चाहते थे, ताकि वे हिंदी साहित्य की नींव को एक मजबूत आधार प्रदान कर सकें, एक अच्छी विकासशील दिशा दे सकें। चरित्र चित्रण 1929 में प्रकाशित है। साहित्य सीकर का प्रकाशन हुआ 1930 में, बाग विलास 1930 में, संकलन 1931 में और पुराव्रत 1933 में प्रकाशित कृति है। इसके बाद नैषध चरित चर्चा 1900 में प्रकाशित हुई। वैज्ञानिक कोश 1906 में प्रकाशित, यानी कोश भी प्रकाशित किया उन्होंने। कौटिल्य कुठार 1907 में प्रकाशित। हिंदी भाषा की उत्पत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, 1907 में प्रकाशित। नाट्य शास्त्र पर भी उन्होंने ग्रंथ लिखा, 1912 में प्रकाशित। औद्योगिकी पर भी उन्होंने ग्रंथ लिखा, 1920 में प्रकाशित हुआ। कालिदास और उनकी कविता पर उन्होंने आलोचना लिखी, 1920 में प्रकाशन हुआ इसका। अतीत स्मृति 1924 में प्रकाशित। महिला मोद 1925 में प्रकाशित। साहित्यालाप 1926 में प्रकाशित। साहित्य संदर्भ 1928 में। दृश्य दर्शन 1928 में। आध्यात्मिकी 1928 में और प्राचीन चिन्ह 1929 में प्रकाशित हुई। पुरातत्व प्रसंग यानी ऐतिहासिक विषयों को भी उन्होंने उठाया, 1929 में प्रकाशित। विज्ञान वार्ता वैज्ञानिक विषयों पर भी लेखे 1930 में प्रकाशित। चरितचर्या 1930 में और विचार विमर्श 1931 में। तो ये तो उनका वो विपुल साहित्य है जिसके माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य को एक मजबूत आधार दिया और एक नई दिशा, बहुआयामी दिशा देने की कोशिश की। अब बात आती है, कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में जानने ही चाहिए। सबसे पहली बात, महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य कोश में युग विधायक का मतलब होता है युग का, एक नए युग का निर्माण करने वाले, तो युग विधायक कहकर के संबोधित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कहां पर उन्हें युग विधायक कहा गया है या हिंदी साहित्य कोश में क्या कहा गया है, यह बात आप भूलेंगे नहीं। हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, इन कवियों के सबके नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए। रामचरित उपाध्याय, गिरिधर शर्मा नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवि हैं। द्विवेदी मंडल का अभिप्राय क्या है, यानी जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से काव्य रचा, वे द्विवेदी मंडल के कृति हैं, यानी द्विवेदी मंडल के कवि हैं और इन्होंने खड़ी बोली में काव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रेरणा से ही लिखना प्रारंभ किया। 1923 में जब 13वां हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ, काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने उनका, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, उनके साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत अनुपम योगदान के लिए उनका अभिनंदन किया। 1933 में प्रयाग में उनके सम्मान में द्विवेदी मेला आयोजित किया गया, जहां पर उनकी सारी कृतियां रखी गई थी और वहां उनके भाषण थे। तो जो भी भाषण द्विवेदी मेला में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिए, वे भाषण भी कालांतर में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। लेकिन अब इस बिंदु को आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है कि जिस समय द्विवेदी जी साहित्य के लिए ये कार्य कर रहे थे, साहित्य की योगदान दे रहे थे, उस समय वे पूरे साहित्य जगत पर छाए हुए थे। क्योंकि किसी भी साहित्यकार का अभिनंदन करना पहली बात, दूसरी बात द्विवेदी मेला आयोजित होना, किसी भी साहित्यकार के लिए मेला आयोजित किया जाना अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है। तो ये इस बात का सबूत है कि उस समय वे पूरे साहित्य जगत पर छाए हुए थे। लगभग 6 बालोपयोगी स्कूली रीडरें प्रकाशित हुई, यानी उन्होंने केवल साहित्यकारों के मार्गदर्शन के लिए ही कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्कूल में बच्चों को अच्छी पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस क्षेत्र में उन्होंने 6 बाल बच्चों के उपयोग के लिए स्कूली रीडरें यानी स्कूल की पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की। द्विवेदी जी ने इतिहास,
अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, चिकित्सा जो कि हम अभी पुस्तकों के नाम में देख आए हैं, राजनीति और जीवनी आदि से सामग्री लेकर हिंदी के अभावों की पूर्ति की। क्या मतलब है हिंदी के अभावों की पूर्ति करने का? इसका मतलब है कि जो भी विधाएं, जिन विषयों पर, जो भी विधाएं साहित्य में नहीं, हिंदी साहित्य में नहीं थी, जिन पर काम नहीं हो रहा था, जिन पर सृजन कर्म नहीं हो रहा था, उनको उन्होंने एक दिशा दी, पहली बात। दूसरी बात, जिन विषयों पर लेखन कार्य नहीं हो रहा था, उन विषयों पर भी उन्होंने लेखन किया ताकि हिंदी साहित्य में जो कमी है वो दूर की जा सके। ये मतलब है हिंदी के अभावों की पूर्ति करने का। खड़ी बोली के प्रचार और प्रसार के लिए, हिंदी पद्य और गद्य की भाषा को एक करने के लिए प्रबल आंदोलन किया। ये बात मैंने सत्र के शुरू में ही बताई कि उन्होंने न केवल पद्य की भाषा को खड़ी बोली बनाया, बल्कि गद्य की भाषा तो पहले से ही खड़ी बोली थी। भारतेंदु ने केवल गद्य की भाषा को खड़ी बोली में बनाने पर जोर दिया, लेकिन पद्य वे ब्रज भाषा में ही लिखते रहे। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य की भाषा एक यानी खड़ी बोली बनाने के लिए विशेष प्रयास किए और एक तरह से कहा जाए कि प्रबल आंदोलन किया। हिंदी गद्य की अनेक विधाएं मैंने आपसे पहले भी चर्चा की, जीवनियां, बाद में रेखा चित्र भी लिखे जाने लगे, संस्मरण आदि और यात्रा वृत्तांत आदि। वो हालांकि उतने परिष्कृत नहीं थे जितने के बाद में हमारे सामने आए, लेकिन उन सब की नींव, जीवनी लेखन की नींव, वो सब को उन्होंने समुन्नत बनाने की कोशिश की। यानी हिंदी के अभावों की पूर्ति में ये बात भी उल्लेखनीय है। वे एक निबंधकार थे, एक आलोचक थे, एक अनुवादक थे, संपादक थे, और उन्होंने इन सभी रूपों में, यानी एक निबंधकार के रूप में, एक आलोचक के रूप में, एक संपादक के रूप में और एक अनुवादक के रूप में हिंदी की सेवा की और उसे समृद्ध बनाया। उनके निबंधों की, उनके लेखन की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने विविध विषयों पर लेखन किया, सरल भाषा का उपयोग किया और उपदेशात्मकता इनका लक्ष्य थी, क्योंकि वे समाज को मर्यादित भारतीय संस्कृति के मूल्यों के अनुरूप विकसित होते देखना चाहते थे। लोकहित उनके साहित्य सृजन का उद्देश्य था। शैली की नवीनता उनकी विशेषता थी और उद्देश्य की गंभीरता और निर्दोषता को श्रेष्ठ काव्य की कसौटी बताया। यानी उनकी दृष्टि में वही काव्य श्रेष्ठ था जो लोकहित के लिए लिखा गया हो, जिसमें नई शैली का प्रयोग किया गया हो, जिसका उद्देश्य गंभीर और लोक कल्याण से जुड़ा हुआ हो और जो दोष रहित हो। जो इन मूल्यों पर जो काव्य कृति खरी उतरती थी, उसे ही वे श्रेष्ठ काव्य कृति मानते थे। सरस्वती पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, सरस्वती पत्रिका और महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसके विषय में हम विस्तार से यहां बात करेंगे। सन 1899 में इंडियन प्रेस इलाहाबाद के जो मालिक थे, चिंतामणि घोष, उन्होंने हिंदी में, आपको ध्यान रखना है, किसने सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन की योजना बनाई? तो चिंतामणि घोष है, जो कि इंडियन प्रेस की उस दौर में दोस्तों जो पुस्तकें थी वो बहुत लोकप्रिय थी। तो उन्होंने एक योजना बनाई चिंतामणि घोष ने कि हिंदी में एक मासिक पत्रिका निकाली जाए, और उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा, जो उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी हिंदी साहित्य की दृष्टि से, उनको कहा कि वे उस पत्रिका का संपादन भार संभालें। इस प्रकार ये योजना शुरू हुई, बनी और 1899 वर्ष में ये बनी। इसके बाद सभा ने अब नागरी प्रचारिणी सभा तो एक सभा थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि शुरुआत है पत्रिका की, तो इसके लिए एक पृथक संपादक मंडल गठित किया जाए। तो यही बात ध्यान में रखकर नागरी प्रचारिणी सभा ने इस पत्रिका के संपादन के लिए एक संपादक मंडल गठित किया। इस संपादक मंडल में कौन कौन थे ये भी आपको कंठस्थ करना है। जगन्नाथ दास, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी, इन 5 साहित्यकारों का, इन 5 विद्वानों का एक विद्वान मंडल यहां पर बनाया गया। और ये सभी सदस्य प्रारंभिक संपादक थे किसके? सरस्वती पत्रिका के। सबसे पहले जनवरी 1900 में इलाहाबाद से सरस्वती नाम से ये पत्रिका, जिसका प्रारूप तैयार हुआ था, जिसकी योजना 1899 ईस्वी में तैयार हुई थी, उसका सबसे पहला अंक जनवरी 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से हुआ। और प्रकाशक थे इंडियन प्रेस। यानी इंडियन प्रेस कौन? यानी चिंतामणि घोष जिसके मालिक थे, उस इंडियन प्रेस से इसका सबसे पहला अंक प्रकाशित हुआ। इस 1 वर्ष तक, यानी
पूरे वर्ष 1900 ईस्वी में इसी संपादक मंडल के 5 विद्वानों के नेतृत्व में यह पत्रिका निकलती रही। 1901 में बाबू श्याम सुंदर दास को यह दायित्व अकेले सौंप दिया गया। 1902 के अंत तक बाबू श्याम सुंदर दास ने भी अपने आप को सरस्वती के संपादन कार्य से मुक्त कर लिया। अब बारी आई महावीर प्रसाद द्विवेदी की। 1903 में वे सरस्वती के संपादक बने और 1920 तक ये कार्यकाल आपको भूलना नहीं है, 1930 से 1920 ईस्वी तक, यानी इतने विशाल लंबे समय तक वे निरंतर सरस्वती पत्रिका का संपादन करते रहे और सरस्वती को उन्होंने माध्यम बना लिया खड़ी बोली हिंदी के साहित्य के विकास का। प्रयाग के बाद सरस्वती का प्रारंभिक प्रकाशन देखिए, सबसे पहले अंक कहां से प्रकाशित होने शुरू हुए? इंडियन प्रेस प्रयागराज से। उसके बाद कहां से प्रकाशित होने शुरू हुए? प्रयाग के बाद झांसी से, और उसके बाद कानपुर से इनके अंक प्रकाशित होने लगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद यानी 1920 के बाद पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, ठाकुर श्रीनाथ सिंह और फिर से पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दयाल चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी क्रमशः सरस्वती के संपादक रहे। यानी जब 1920 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका को त्यागा, उसके बाद क्रमशः इनके नेतृत्व में सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होती रही। 1905 में सरस्वती पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर देखिए, क्योंकि काशी नागरी प्रचारिणी जो सभा थी उसका मंडल, उसने संपादक मंडल गठित किया था सरस्वती के संपादन के लिए, तो उसके मुख्य पृष्ठ पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा का नाम प्रकाशित किया जाता था। लेकिन 1905 में सरस्वती पत्रिका के मुख्य पृष्ठ से यह काशी नागरी प्रचारिणी सभा का नाम हट गया और 1905 का वर्ष कौन सा वर्ष था? जबकि 1903 में कार्यभार संभाल चुके थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती हिंदी की पहली रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका प्रकाशित सिद्ध हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में इस पत्रिका में प्रकाशित संपूर्ण साहित्यिक विधा व्याकरण को व्याकरण और भाषा की दृष्टि से संतुलित किया, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को व्याकरण सम्मत, परिष्कृत और परिमार्जित बनाया। अपने प्रकाशन के प्रारंभिक वर्षों में सरस्वती एक प्रगतिशील पत्रिका नहीं थी, ध्यान देंगे, क्योंकि उन दिनों उसमें प्रतिक्रियावादी लेख भी छपा करते थे। लेकिन 1908 में महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख संपत्ति शास्त्र की भूमिका प्रकाशित हुआ और उसके बाद सरस्वती पत्रिका क्रमशः प्रगतिशील पत्रिका के रूप में परिवर्तित होती गई। सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी ने गद्य की और पद्य की भाषा को के रूप में खड़ी बोली के प्रयोग पर बल दिया। इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी। समय की मांग को देखते हुए, यानी उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, उन्होंने लेखन में विषयों की व्यापकता और विविधता को प्रोत्साहित किया, यानी किसी एक ढर्रे पर साहित्य सृजन ना हो, बल्कि अलग अलग जो जीवन से जुड़े हुए विषय हैं उन पर लेखन किया जाए। सरस्वती में संस्कृत या हिंदी के प्राचीन कवि पर परिचर्चा प्रकाशित होती थी। किसी भी कवि को ले लिया जाता था, चाहे वो प्राचीन हो संस्कृत का या फिर हिंदी का कवि हो, और उस पर परिचर्चा होती थी ताकि साहित्यिक दृष्टिकोण विकसित हो सके। हिंदीतर भाषा के किसी सामयिक कवि लेखक का परिचय प्रकाशित किया जाता था। और हिंदीतर क्यों? हिंदी के अतिरिक्त जो भारत में अन्य भाषाएं थी उनमें भी साहित्य लिखा जा रहा था और उनके जो महत्वपूर्ण कवि थे उनका परिचय भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया जाता था, ताकि क्या हो सके, हिंदी के कवियों यानी साहित्यकारों को ये पता चल सके कि उनके ही समानांतर, उनके ही युग में दूसरी भाषाओं में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा है और इससे उनका दृष्टिकोण विकसित बने। इसमें अब क्या किन किन विषयों पर इसमें प्रकाशित होता था, देखिए आप, इससे पता चल जाएगा विषय वैविध्य कितना उन्होंने बढ़ाया। इतिहास और पुरातत्व के किसी उन्नत काल का विवरण, इससे संबंधित लेख, यात्रा से संबंधित लेख यानी यात्राव्रत जो कालांतर में विकसित हुए, भूगोल से संबंधित लेख, स्थान विशेष का वर्णन, उद्योगपतियों से संबंधित लेख, समाज सुधारक की जीवनी, चित्र परिचय, देश की उन्नति से संबंधित समस्याओं पर लेख, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं के विषय में सरकार से निवेदन, यदि कोई प्रार्थना करनी होती थी सरकार से कि इस प्रकार की राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं हैं, इनके समाधान निकाले जाएं, वो भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होते थे। बालकों और स्त्रियों के लिए उपयोगी सामग्री,
टिप्पणियां, सामयिक गतिविधियों का विवरण, कहानियां, कविताएं, पुस्तक समीक्षाएं, ये सब प्रकाशित होती थी। यानी जीवन का शायद ही कोई एक ऐसा क्षेत्र हो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन काल में वहां इस पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुआ हो या उससे अछूता रह गया हो। अब बात आती है विद्वानों ने कहा, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी साहित्य कोश भाग 2 क्या कहता है। हिंदी साहित्य कोश में लिखा है कि आपने यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञान के विविध क्षेत्रों इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, चिकित्सा, राजनीति, जीवनी आदि से सामग्री लेकर हिंदी के अभावों की पूर्ति की। आपको क्या कंठस्थ कर लेना है, कहां कहा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के अभावों की पूर्ति की, महत्वपूर्ण बिंदु है। हिंदी गद्य को मांझने, संवारने और परिष्कृत करने में आप आजीवन संलग्न रहे। इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन ये कई बार इस तरह के विचार भी पूछ लिए जाते हैं कि किसका कथन है, इसलिए यहां ये देना मुझे जरूरी लगा। आगे हिंदी साहित्य कोश लिखता है, हिंदी गद्य और पद्य की भाषा को एक करने के लिए, खड़ी बोली के प्रचार प्रसार के लिए प्रबल आंदोलन किया, हिंदी गद्य की अनेक विधाओं को समुन्नत किया। इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं। निबंधकार, आलोचक, अनुवादक और संपादक के रूप में आपने अपना पथ स्वयं प्रशस्त किया, यानी उनसे पहले इस तरह इस क्षेत्र में कोई परंपरा विद्यमान नहीं थी। निबंधकार द्विवेदी के सामने सदैव पाठकों के ज्ञानवर्धन का दृष्टिकोण प्रधान रहा। ये आपको ध्यान रखना है, उनके साहित्यिक दृष्टिकोण का ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए कि पाठकों को अलग अलग विषयों का अच्छा श्रेष्ठ ज्ञान मिले, इसलिए उन्होंने विषय वैविध्य, सरलता और उपदेशात्मकता को उनके निबंधों की प्रमुख विशेषताएं हैं उनको प्राथमिकता पे रखा। आलोचक के रूप में उन्होंने रीति के स्थान पर, रीति का मतलब क्या है, शिल्प, शिल्प के स्थान पर आपने उपादेयता, यानी कोई भी रचना लिखी जा रही है उसका शिल्प कैसा भी हो, बोधगम्य होना चाहिए, लेकिन समाज के लिए उपादेय यानी महत्वपूर्ण होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, लोक हितकारी होना चाहिए, गंभीर उद्देश्य होना चाहिए, शैली उसकी नवीन होनी चाहिए। ये काव्योत्कृष्टता के मानदंड उन्होंने बनाए। आपकी आलोचनाओं से लोक रुचि का परिष्कार हुआ, नूतन काव्य विवेक जागृत हुआ। संपादक के रूप में आपने निरंतर पाठकों का हित चिंतन किया, नवीन लेखकों और कवियों को प्रोत्साहन दिया। ये सब चर्चा हम कर चुके हैं। अब बात आती है डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं। यदि भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे पता चलेगा आपको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार हिंदी के प्रमुख प्रवर्तक होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न है। यदि भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका से सरस्वती की तुलना की जाए तो यह उससे सर्वथा भिन्न तो नहीं मिलेगी, यानी दोनों मिलती जुलती पत्रिकाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका यानी हरिश्चंद्र चंद्रिका और सरस्वती, पर इसमें समसामयिकता के प्रति विशेष ध्यान दिया। क्या भिन्नता मिलेगी, बहुत अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंतर है कि भारतेंदु की जो पत्रिका है उसमें समसामयिकता की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन द्विवेदी जी ने समसामयिकता की ओर अधिक ध्यान दिया, यानी अपने समय के जो ज्वलंत मुद्दे थे, समाज, अर्थव्यवस्था, उद्योग धंधों आदि से संबंधित, राजनीति से संबंधित, उन सबको उठाया। कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन की परिहास प्रियता के स्थान पर यह मध्यवर्गीय समाज की नैतिक चेतना के परिष्कार के प्रति अधिक जागरूक थी। क्या दूसरा अंतर क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पत्रिका थी कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन जो थी वो परिहास प्रिय थी, यानी मनोरंजन भी करती थी पाठकों का, लेकिन यहां उद्देश्य सरस्वती का क्या था, मध्यवर्गीय समाज की नैतिक चेतना, नैतिकता को परिष्कृत किया जाए, नैतिक मूल्यों को समाज में विकसित किया जाए। सरस्वती में पुराने ढंग की कविताओं और समस्या पूर्ति के स्थान पर, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पत्रिकाएं थी उसमें पुराने ढंग की कविताएं प्रकाशित होती थी, समस्या पूर्तियां प्रकाशित होती थी, उनके स्थान पर सरस्वती में खड़ी बोली की कविताएं छपने लगी। नई भाषा थी, यानी खड़ी बोली काव्य के लिए नई भाषा थी और कविता के विषय भी नए थे, यानी नए नए विषयों को यहां उठाया गया। इस पत्रिका के माध्यम से अनेक कवि और लेखक प्रकाश में आए। मैथिली शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण, काशी प्रसाद जायसवाल, पंडित रामचंद्र शुक्ल, ध्यान देंगे पंडित रामचंद्र शुक्ल भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ही खड़ी बोली में आए। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, राय कृष्णदास सनेही, रूप नारायण पांडे, सियाराम शरण गुप्त, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामचरित उपाध्याय, प्रेमचंद,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत के नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। यानी ये सभी वो साहित्यकार हैं जिनके प्रेरणा स्रोत थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस बात को आपको भूलना नहीं है। 1907 में बंगमल महिला की धुलाई वाली जो कहानी है वो भी इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस पत्रिका के माध्यम से शिक्षित समाज संस्कृति, साहित्य, साहित्यकार और विदेशी साहित्य से परिचित हुआ। न केवल अपने देश के साहित्य से परिचित हुआ, अलग अलग भाषाओं के, बल्कि विदेशों में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा है उसके भी परिचित हुआ हमारा साहित्यिक समाज। 1962 में सरस्वती पत्रिका की हीरक जयंती मनाई गई। हीरक जयंती का मतलब है डायमंड जुबली, यानी 75 वर्ष पूरे होने पर जो मनाई जाती है वो। स्वर्ण जयंती कब होती है? 50 वर्ष पर, और रजत जयंती होती है 25 वर्ष पर। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र रहा होगा। इसमें मैंने पूरा ध्यान रखा कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महावीर प्रसाद द्विवेदी के परिचय को यहां प्रस्तुत किया जा सके। और सरस्वती पत्रिका के विषय में हम यदि इतनी विस्तार से बात ना करते तो संभव है कि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो साहित्यिक योगदान है उसे उतनी गंभीरता से, उसकी गहराई से, उतनी व्यापकता से समझ नहीं पाते। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। फिर से एक नए हमारे साहित्य निर्माता से रूबरू होंगे अगले सत्र में। नमस्कार।